चूज द करेक्ट आंसर द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा एंगल होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हमने यहाँ कोई ड्रॉ किया तो यहाँ ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल, यानी सारा एंगल क्या होते हैं? 60 होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस line segment that joins the vertex of a triangle to the midpoint of opposite side is called as the line segment। देखिए एग्जैक्टली अगर मान लीजिए कोई आपने ये ट्रायंगल निकाला, मान लीजिए यहाँ कोई तो आपने एक ट्रायंगल निकाला है और इस ट्रायंगल में से, इस वर्टेक्स में से अगर आपने एक पॉइंट निकाला यहाँ, ये मान लीजिए ए बी है, ये सी है और ये डी है। क्या बोला है? लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट साइड। तो ये जो ए डी है, तो ये जो एडी हमने ड्रॉ किया है यहाँ, तो एडी क्या है? तो एडी को कहते हैं मीडियन, एडी को कहते हैं मीडियन। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 62 एंड 56 डिग्रीज। तो यानी कि अगर हम आपके पास दो ट्रायंगल में क्या है कि दो एंगल, ये मान लीजिए एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को क्या कहते हैं? अगर दोनों एंगल सेम है तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड अगर हमारा क्वेश्चन है, अगर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज। देखिए अगर मान लीजिए ये हमने कोई ट्रायंगल निकाला और ये हमारा राइट एंगल है, तो इस 90 के अपोजिट में साइड कौन सा है? तो ये है, तो इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इन द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोटेनियस। State whether the following statements are true or false. A triangle with sides length 6, 8 and 10 सेंटीमीटर is the right angle triangle। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर आपके पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और यहाँ आपके पास अगर 6 अगर एक साइड लेते हैं, यहाँ आप एक साइड 8 लेते हैं, तो ये थर्ड साइड अपने आप 10 आ जाएगा, क्योंकि यही पाइथागोरस थ्योरम भी यही है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हमें इसको कैसे प्रूव करना है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस से आप ये प्रूव कर सकते हैं। तो आइसोसेलेस एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने कोई एक ट्रायंगल बनाया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें अगर ये एंगल एक्स है और ये भी एंगल एक्स है, तो इस पर्टिकुलर एंगल के सामने अगर जो भी साइड है और यहाँ पर्टिकुलर साइड के सामने जो भी एंगल के सामने साइड है, तो ये क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये क्या है? तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। पहले भी हमने देखा तो ये भी स्टेटमेंट क्या था? तो ट्रू था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज द रिमेनिंग एंगल्स आर एक्यूट। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाए, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाए तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये एंगल जो है 90 से ज़्यादा है, तो ये जो बचे हुए एंगल है, तो मान लीजिए एंगल एक्स है और ये एंगल वाई, तो एक्स प्लस वाई ये क्या होना चाहिए? इट हैज़ टू बी लेस देन 90, इट हैज़ टू बी लेस देन 90। तो यही पूछा है हमें, एंड इफ वन ऑफ द एंगल इन द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज द रिमेनिंग एंगल्स आर एक्यूट। तो ये क्या है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल द क्या है पूछा है उन्होंने, चौथा स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज वन राइट एंगल। नहीं, राइट एंगल जो होता है, तो राइट एंगल की टोटल होती है 90, लेकिन अगर आपने कोई भी अगर ट्रायंगल ले लिया और उस ट्रायंगल का मान लीजिए हमने ये एंगल अगर ए कंसीडर किया, इसको बी और इसको सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी टोटल कितनी आती है? तो 180 डिग्रीज आती है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है हमें, तो ये गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें साइड की कौन सी ट्रायंगल नहीं होनी है, ऐसा बताया है। देखिए एग्जैक्टली क्या है कि अगर आप पर्टिकुलर केस में देखेंगे, तो यहाँ अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तीसरे से बड़ी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी तीसरे से बड़ी है, या अदरवाइज पहले तीसरे को जो जोड़े तो भी दूसरे से बड़ी है। तो ये सही स्टेटमेंट है। इन दोनों का अगर स्टेटमेंट किया माइनस इन दोनों का करेंगे तो ये सही है।
तो एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर ये इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो यहाँ से तो ट्रायंगल बन रहा है। तो यानी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में आपने क्या किया है, ये मान लीजिए साइड ए कंसीडर किया है, ये बी और ये सी कंसीडर किया है। तो इसमें क्या होता है कि ए प्लस बी का टोटल हमेशा सी से ज़्यादा आना चाहिए, बी प्लस सी का टोटल हमेशा ए से ज़्यादा आना चाहिए, एंड ए प्लस सी का टोटल है वो हमेशा बी से ज़्यादा ही आना चाहिए। तो यहाँ में कंडीशन होती है। ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही तभी आप उससे ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो क्या है कि मान लीजिए अगर इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो 2+5 क्या है, तो 2+5 इक्वल टू क्या आ रहा है। तो इसमें अगर इसको ए कंसीडर करे, इसको बी कंसीडर करे और इसको सी कंसीडर करे तो ए प्लस बी जो है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन सी। तो इट इज़ नॉट ग्रेटर देन सी, तो इससे क्या नहीं होगा, तो हमें ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो यहाँ से आपको ट्रायंगल नहीं बनेगा लेकिन यहाँ से बन जाएगा। तो कंडीशन क्या है उसकी, अगर कोई भी मान लीजिए आपने ट्रायंगल ले लिया तो उस ट्रायंगल में मान लीजिए ए साइड ए कंसीडर की है, हमने बी कंसीडर कर दी और सी कंसीडर कर दी। तो इसमें जो भी कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, साइड ए प्लस साइड बी हैज़ टू बी ग्रेटर देन साइड सी, साइड बी प्लस साइड सी हैज़ टू बी ग्रेटर देन साइड ए, एंड साइड ए प्लस साइड सी इक्वल टू ग्रेटर देन साइड बी। तो ये क्या है, ट्रायंगल बनने की कंडीशन है। तो ये आपको इंश्योर करना है। तो यहाँ तो ट्रायंगल, यहाँ पर्टिकुलर केस में ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ से तो ट्रायंगल बन रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन ये जो है हमने यहाँ गिवन दी है, यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अभी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो इफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई अगर ट्रायंगल हमने कंसिडर किया है और इस ट्रायंगल में मान लो ये 2x कंसिडर करते हैं, इसको 4x कंसिडर करते हैं और इसको 3x कंसिडर करते हैं। तो यानी कि 2 + 3 5, 5 + 4 9x। तो 9x जो एंगल है वो किसके बराबर आने चाहिए, तो 180 के बराबर आने चाहिए। दोनों को अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए। तो जो फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल क्या है हमारा, तो फर्स्ट एंगल होना चाहिए 2x। तो अगर ये मान लीजिए 2x है तो 2 × 20, तो पहला एंगल आ गया 40। दूसरा मान लीजिए 3x है तो 3 × 20 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तीसरा जो एंगल है 4x है, यानी कि क्या 4 × 20 इक्वल टू 80। इन सारे का टोटल क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इन सारों का टोटल 180 आ रहा है। तो ये हमारा सही है। तो यानी कि इफ़ द एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:4:3 देन द फाइंड द मेजर ऑफ। तो अगर इसको हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं, अगर इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमने ईच में एंगल का जो मेजर है यहाँ हमने कंसिडर किया है, वो क्या आ गया 40, 60 और 80। हमने एक ट्रायंगल लिया है तो इसमें ये 40 दिया है, ये 20 दिया, तो ये 60 हो गया। तो ये कितना होना चाहिए, तो 120 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों एंगल की अगर आप टोटल करेंगे तो क्या आनी चाहिए, तो ये आनी चाहिए आपकी क्या कह सकते हैं, इसको टोटल 180 आनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ दूसरा एंगल लिया है तो इसका एंगल हमें कितना दिया है, तो इसका एंगल हमें 90 दिया है। तो यानी कि ये जो x है तो इसके अपोजिट में साइड कौन सी है, तो इसके अपोजिट में ये एंगल है, और ये जो साइड है तो इसके अपोजिट में ये एंगल, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, तो ये अगर 90 है तो ये x है तो ये भी x होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। तो अगर ये यानी कि इसका मतलब अगर उसमें से एक एंगल तो 90 दे दिया है तो ट्रायंगल में टोटल एंगल होता है 180। तो ये अगर 2x किसके बराबर आना चाहिए, तो 90 के बराबर आना चाहिए। दोनों साइड से अगर हम 2 से डिवाइड करें तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 45 आना चाहिए। तो यानी कि ये एंगल कितना आना चाहिए, तो 45 आना चाहिए, और ये भी एंगल 45 आना चाहिए। अगर हम ये एंगल देखते हैं तो देखिए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये वैल्यू कितना दिया है हमें, तो ये वैल्यू दिया हमें 90 में से मान ली, और ये 28 गया, तो ये बाकी जो बचा है ये 30 हो गया 60, तो ये 62 आना चाहिए। अगर ये 62 है तो ये बचा हुआ एंगल लीनियर पेयर होने के कारण क्या हो जाएगा, 70, 80, 118 होना चाहिए, 118। तो यही हमें पूछा था। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो लीनियर पेयर ये इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, बस 70, 80, इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, तो इन दोनों का टोटल आना चाहिए तो 180। और ये जो ट्रायंगल, अगर हम ये पर्टिकुलर ट्रायंगल कंसीडर करें PQR, तो PQR का टोटल क्या आना चाहिए, तो PQR का टोटल 180 आना चाहिए। ठीक है। अगर हम
आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं। मान लीजिए यहाँ भी PQR दिया है, तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल x होना चाहिए। अगर ये 28 है, अभी हमने यहाँ क्या देखा, अगर ये 28 है तो ये क्या आ रहा है, 62 आ रहा है। अगर ये 62 है तो ये एंगल कितना आ रहा है, 118 आ रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से हमने देखा तो ये 118 आ रहा है। अगर 118 है तो ये बाकी हुआ वैल्यू कितना है, 180 इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें, 180 माइनस 118, तो ये क्या हो जाएगा, 62 होना चाहिए। तो यानी कि अगर ये 62 तभी हो जाएगा, यानी इसका मतलब जो 2x है तो 2x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 62 आना चाहिए। दोनों साइड से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x का वैल्यू 31 आना चाहिए। तो ये भी एंगल 31 आना जाएगा और ये भी एंगल जो है वो 31 हो जाएगा पर्टिकुलर केस में। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें तो ये सारे एंगल की टोटल करें तो 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा। 8x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 11x। तो -40 -20 -60 हो जाएगा, -60 और ये -20 और ये कट जाएगा, -20 प्लस 20 कट करके ये -40 हो जाएगा। ये टोटल कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। दोनों साइड से अगर हम 40 ऐड करें तो ये जाएगा 11x इक्वल टू 140 आ गया, सॉरी 220 आ जाएगा, ये 220 आ जाएगा। तो दोनों साइड से अगर 11 अगर हम डिवाइड करें तो x का वैल्यू आ जाएगा 11 2 था तो 20 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ अगर देखें तो ये 25 था 100 हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल क्या था हमारा, एंगल था 5x माइनस 40, यानी कि 5 इंटू 20 माइनस 40, तो 100 माइनस 40, तो 100 माइनस 40 ये 60 हो जाएगा। दूसरा एंगल है 3x प्लस 20, तो ये क्या है, 3 इंटू 20 प्लस 20, तो 60 प्लस 20 80 हो जाएगा ये वैल्यू। तीसरा जो एंगल है 3x माइनस 20, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 माइनस 20, तो 60 माइनस ये 40 आ जाएगा। तो यानी क्या ये इस पर्टिकुलर केसेस में हमने सारे क्या किए, एंगल की वैल्यू निकाल ली। इस पर्टिकुलर केस में हमने एक ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल क्या है 90 40 और x का वैल्यू हमें बताना है। तो हमें क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो दोनों साइड से अगर हम 130 माइनस कर दे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और यही हमें ढूंढने को लगाया था कि पर्टिकुलर केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमने यहाँ लिखेंगे 50। If the base of an angle of an isosceles triangle is 35, find the measure of the vertical angle of the isosceles triangle। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लीजिए अगर मैं यहाँ कोई एंगल ड्रॉ करूँ, तो एंगल अगर यहाँ कोई एंगल ड्रॉ करूँ और मान लीजिए इसमें से ये एंगल 35 है, तो हमें बोला गया है कि ये जो एंगल है ये 35 है। अगर ये 35 रहेगा तो इसका मतलब जो दूसरा एंगल रहेगा वो भी 35 होना चाहिए, क्यों, एंड दूसरा जो एंगल है वो 70 हो गया तो ये 110 होना चाहिए। तो हमें वही पूछा है कि वो वर्टिकल एंगल क्या रहेगा। तो वर्टिकल एंगल अगर इसको हम मैं बेस का एंगल कहता हूँ, इसको भी बेस का एंगल कहता हूँ, तो ये पर्टिकुलर जो केस है तो इसको हमें वर्टिकल एंगल कहूँगा आइसोसेलेस का। तो इसमें एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के एंगल क्या होने चाहिए, उनकी सम 180 होनी चाहिए। तो हमें पूछा था कि वर्टिकल एंगल कितना हो रहेगा, तो वर्टिकल एंगल कितना रहेगा आइसोसेलेस में 110 रहेगा इस पर्टिकुलर केस में। और हमें क्या पता होना चाहिए, कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है दुनिया का कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें से जो दो एंगल होते हैं हमेशा, तो दो एंगल क्या होते हैं, सेम ही आते हैं। अगर आप इसको इवन आप इसको घुमा कर भी देखते हैं, मान लीजिए इसको हमने रोटेट करके भी देखा, तो भी आपको ये एंगल क्या दिखेंगे, तो आप कैसे भी रखेंगे, बट आपके जो एंगल रहते हैं दो एंगल के सामने, इस पर्टिकुलर साइड के सामने ये एंगल है और इस पर्टिकुलर साइड के सामने ये एंगल है, तो ये भी x ही हो जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। इफ़ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन इफ़ द वर्टिकल एंगल, ये सवाल ये है, क्वेश्चन इज दिस, इफ़ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज राइट एंगल देन द फाइंड द मेजर ऑफ द बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमें क्या बोला है कि वर्टिकल जो एंगल है, तो वर्टिकल एंगल कितना दिया है, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ फिगर बनाया, तो इसमें मान लीजिए ये 90 दिया है हमें,
तो ये हमें वर्टिकल एंगल कितना दिया है, तो 90 दिया है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये साइड सेम होने के कारण ये एंगल एक्स एक्स होने चाहिए, यानी 2x का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 90 होना चाहिए। दोनों साइड से अगर हम 2 से डिवाइड करें तो x का वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब अगर जो भी हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक वर्टिकल एंगल 90 है, तो बाकी दो जो एंगल है बचे हुए, तो ये इसका वैल्यू क्या 45 और 45 आना चाहिए। If the vertical angle of an isosceles triangle is 15 less than the base angle, find the measure of the base angle of a isosceles triangle। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? इस स्टेटमेंट में मान लीजिए हमने कोई तो यहाँ ट्रायंगल निकाला, तो ये आइसोसेलेस कोई तो एक ट्रायंगल निकाला मान लीजिए, तो ये हमने एंगल उसका x कंसीडर किया, ये भी x, क्यों? क्योंकि हम ये साइड और ये साइड इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, और ये पर्टिकुलर एंगल है, इसको हम y कंसीडर कर रहे हैं। तो हमें y को क्या बोला है वैल्यू, y को वैल्यू बोला है x माइनस 15, यानी कि जो भी कोई बेस वैल्यू है, बेस एंगल है, उससे 15 डिग्री कम है। तो हमें क्या पता है कि x प्लस y इसका वैल्यू 180 डिग्री आना चाहिए, यानी 2x प्लस y इसकी टोटल 180 आनी चाहिए। और y की वैल्यू अगर हम इस पर्टिकुलर केस में x माइनस 15 रखें तो ये क्या आ जाएगा 2x, और y की वैल्यू लिखेंगे x माइनस 15, तो x माइनस 15 इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो ये वैल्यू हो गया 3x माइनस 15 इक्वल टू 190 हो गया। तो अगर दोनों साइड में 15 प्लस कर दे तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 195 हो जाएगा। दोनों साइड से अगर 3 से डिवाइड करें तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 से काट रहा है, 65 डिग्री दार है। तो यानी कि अगर हमने ट्रायंगल कंसीडर करें तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, तो ये जो है वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है, मान लीजिए ऐसा कुछ ट्रायंगल था हमारा, तो ट्रायंगल में तो ये जो साइड है, तो ये आना चाहिए था वैल्यू 65, ये भी 65, तो 110 हो गया, 30 हो गया, तो एंगल 50 आना चाहिए। तो ये और ये साइड सेम है, तो ये इसका सॉल्यूशन। फाइंड द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द परपेंडिकुलर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो बेस और ये जो है परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू हमें दिया है 6 और 10। तो अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसको हम बेस कंसीडर करते हैं, और ये जो है तो इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। तो हमें क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ द बेस एंड बेस का वैल्यू 6 दिया है। अगर मान लीजिए बेस का वैल्यू हमें 6 दिया है, ये 6 है, ये राइट एंगल यहाँ है मान लीजिए, और इसका वैल्यू हमें 8 दिया है। तो अगर हम इस केस में ए बी सी अगर इसको कंसीडर करते हैं, और तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हमें क्या पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर दिया है, तो परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, हाइपोटेनस ए सी है, तो ये हो जाएगा 64, ये वैल्यू हो जाएगा 36, ये वैल्यू हो जाएगा 100, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है तो 100 आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट, ये 100 किसका स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू आना चाहिए था 10, तो यानी कि ये जो वैल्यू हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू आ गई 10। तो इसका सॉल्यूशन है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम नंबर 8, द डायमेंशन ऑफ अ पिक्चर फ्रेम आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फ्रेम। यानी कि हमें ये प्रॉब्लम कैसा दिया है कंसीडर करने के लिए, कि मान लीजिए ये कोई फिगर है और ये कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है, तो इसको मैं 40 कंसीडर कर रहा हूँ एंड इसको मैं 30 कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये भी 40 हो जाएगा वैल्यू सेंटीमीटर में, और ये भी कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से अगर एक डायगोनल ले लूँ, तो ये पर्टिकुलर एंगल मेरा 90 था, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूँ ए बी सी एंड डी, तो अगर मान लीजिए मेरा ट्रायंगल ए बी सी ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमें क्या पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जैसे वैल्यू आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर मान लीजिए हम इसको 30 को पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर, एंड बेस जो है तो इसको हम बेस जो है इसको हम 40 कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा बेस है, तो ये क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा वैल्यू 1600, ये वैल्यू हो जाएगा 2500, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 2500 आ सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा h 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 50। और यही हमें पूछा था कि ये जो डायगोनल है तो डायगोनल का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो डायगोनल का वैल्यू आ जाएगा 50। प्रॉब्लम 9 लिया है हमने। फ्रॉम द पॉइंट x समिता मार्च 3 मीटर ईस्ट। मान लीजिए यहाँ कोई तो ओरिजिन रहेगा, तो यहाँ से मान लीजिए 3 मीटर ईस्ट गई है समिता एंड 6 मीटर नॉर्थ, यानी ऊपर कितनी गई है, तो 6 मीटर नॉर्थ गई है। हाउ फार शी इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इनडायरेक्टली कैसे दिया है ये हमें, इस फिगर की बात करें तो यानी कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ईस्ट में गई है 3 और यहाँ से वैल्यू है 6, ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है, तो ये ओरिजिन पॉइंट से वो यहाँ तक गई रहेगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, तो एक प्रकार का 90 डिग्रीज राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मान लीजिए इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं और इसको बेस कंसीडर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 45 आ जाएगी। 36 प्लस 9 45 आ गया। तो 45 यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर हमने इसको 9 इंटू 5 लिखा तो हाइपोटेनस दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 एंड 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √5। यानी कि हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो 3√5 ये वैल्यू आ जाएगा। तो यही हमें पूछा था कि जो ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन पॉइंट से जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो 3√5 रहेगा। नंबर 10 है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो देखिए अगर रोम्बस में क्या होता है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल का हमें वैल्यू दिया है। रोम्बस में क्या आता है कि मान लीजिए रोम्बस एक ऐसा फिगर है एक कि जिसमें क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है और इक्वल होने के बाद ये जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, तो ये मान लीजिए एक हमने पर्टिकुलर फिगर निकाला और ये डायगोनल निकाला, इसका नाम नेमिंग करते हैं ABCD। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली कट करते हैं। तो अगर ये मान लीजिए और परपेंडिकुलर कट भी करते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं, तो हमें क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो एग्जैक्टली अगर हम एक साइड निकाल ले, अगर मैं BD को अगर मैं 8 पकड़ूँ, अगर BD को मैंने 8 कंसीडर किया तो मान लीजिए O पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं। तो मीट करने के बाद जो BD है, तो BD को हमने 8 कंसीडर किया तो BO इक्वल टू OD इक्वल टू 4 आ जाएगा। और जो AC है, AC को अगर हम 6 कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OC इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं ट्रायंगल AOD अगर कंसीडर करता हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जो AD है तो AD क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया तो क्या हो जाएगा, AO का वैल्यू कितना है, AO का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस OD का वैल्यू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो क्या है, तो ये AD जो है तो ये AD का स्क्वायर है। तो अगर हम AD की वैल्यू निकालें तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 5 लेंगे क्योंकि ये साइड है। तो अगर ये वैल्यू अगर हमारा साइड है तो रोम्बस में क्या होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 20। हमें इसमें जो नोट करना है, ये रिकॉर्ड करना है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस केस में पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारा इस केस में 20। पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC इन द गिवन फिगर। तो अगर मान लीजिए ये एंगल अगर 60 दिया है, ये 70, तो 130 हो गया। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये जो साइड है, तो ये जो साइड है, तो ये साइड कितनी होनी चाहिए, तो ये साइड होनी चाहिए थी 50, ये साइड होनी चाहिए थी
ये साइड है, तो ये साइड कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए था। अगर ये 50 है तो ये क्या कितनी होनी चाहिए? तो 130, क्योंकि लीनियर पेयर कितने बनाते हैं? तो 180 बनाते हैं। अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें, तो ये 130 प्लस 30 160 हो गया। तो ये कितना होना चाहिए? तो 20 होना चाहिए। तो ए का वैल्यू आ गया 20, बी का वैल्यू आ गया 130 एंड सी जो है तो सी का वैल्यू आ गया 50। तो ये हमारा सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर केस में। क्वेश्चन नंबर 12 है 20 meter ladder is leaning against the side of the wall and is pointed such that the base of the ladder is 20 meter from the base of the wall. How far above the ground is the point where the ladder touches the wall? तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इस फिगर को देखें तो ये 29 की लैडर है, तो लैडर इज 29। ये जो पर्टिकुलर निकाला है तो ये हमने लैडर कंसिडर किया है और ये डिस्टेंस हमें बिल्डिंग के पॉइंट से 20 दिया है। तो ये हमें हाइट पूछा है कि बिल्डिंग का इनडायरेक्टली कितना है। अगर हम इसको नेमिंग करें तो ए बी और सी अगर कंसिडर करते हैं तो हमें जो ए सी है तो ए सी के साइड लेंथ निकालना है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें तो परपेंडिकुलर पता नहीं, मान लीजिए एक्स हमारा परपेंडिकुलर है, हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस केस में क्या है कि हमें और एक आइडेंटिटी क्या पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में एच स्क्वायर माइनस एच बी जो है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो ये वैल्यू जो दिया था हमें, तो ये क्या दिया था? 29 और 20, 29 माइनस 20, और ये वैल्यू दिया था 29 प्लस 20 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर दिया है। तो ये वैल्यू आ गया 9, ये वैल्यू आ गया 49 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यानी कि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से तो पी परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है 3 और इसका है 7। तो ओवरऑल ये हमें वैल्यू दिया हमें परपेंडिकुलर का 21। तो यही हमारा सॉल्यूशन है इसका। तो ये जो x का वैल्यू आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 21। यानी कि अगर हमारा लैडर 21 मीटर के बिल्डिंग को अगर टच कर रहा है तो यानी कि उसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 20 मीटर हो जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं।